रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब। मैं सलीमा रजा अपने साथी अरशद इकबाल के साथ एक बार फिर मौजूद हूँ और आपका स्वागत करती हूँ आपके साप्ताहिक प्रोग्राम यानी कि आए वे ये है रोशनी का कारवां में। दोस्तों, जिन लोगों की नजर थोड़ी या ज्यादा कमजोर होती है उन्हें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना उनके लिए काफी कठिन हो जाता है और वो चाहते होंगे कि कोई ऐसा सिंपल सा हल समझ में आए जिससे कंप्यूटर की स्क्रीन को देखना उनके लिए आसान हो जाए। इसके कारण कुछ लोग तो कंप्यूटर का इस्तेमाल ही नहीं करते। पर शायद आपको ये नहीं मालूम कि इसका हल विंडोज में ही मौजूद है। विंडोज में कुछ ऐसे फायदेमंद फीचर्स मौजूद हैं जिससे अपनी कमजोर नजर और दूसरी डिसेबिलिटीज के अनुसार आप अपने कंप्यूटर को ढाल सकते हैं और कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, आप इन फीचर्स को कंट्रोल पैनल में एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के नाम से दिए गए पहले आइटम में पा सकते हैं। तो सलीमा, आप बताएं, इंटरव्यू का कार्यक्रम शुरू करें? अरे हाँ, बिल्कुल करें, क्योंकि अभी तो हम लोग कंप्यूटर के बारे में और बहुत सी बातचीत करने वाले हैं ना। तो दोस्तों, हम आपको कंप्यूटर्स के इस्तेमाल से जुड़ी कुछ और जानकारी भी देंगे जैसा मैंने आपसे कहा, लेकिन लगे हाथों अपने आज की मेहमान से मिलना चाहेंगे आप? तो दोस्तों, आज की हमारी मेहमान हैं डॉक्टर प्रेम सिंह, जो डीलिट हैं और दिल्ली के एक जाने माने कॉलेज में रीडर की पोस्ट पे काम कर रही हैं। और हम आपको ये भी बता दें कि जन्म से ही दृष्टिहीन डॉक्टर प्रेम को कई अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जैसे एफिशिएंट एम्प्लॉई के लिए उन्हें समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से नेशनल अवार्ड दिया गया है और सराहना के लिए उन्हें दिल्ली प्रशासन की ओर से सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट प्राप्त है। इसके साथ ही साथ ये नीलम खुर्शीद कांगा पुरस्कार की भी विजेता है। डॉक्टर प्रेम से उनके बारे में बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी जॉर्ज इब्राहिम। क्यों उदास है जिंदगी, क्यों उदास है जिंदगी, तेरे आस पास बहार है। मैं तो चल रहा था सहम सहम, मुझे रास्तों का पता न था। तूने दे दिए मुझे इतने गम, इन गमों का कुछ भी सिला नहीं। क्यों उदास है जिंदगी, तेरे आस पास बहार है। अति सुंदर डॉक्टर प्रेम सिंह जी, आपका जो लिखने का शौक है ये कब से शुरू हुआ? जिस समय हम लोग बड़े हुए उस समय कोई लिखने के साधन उतने नहीं थे, कोई लिखने वाले भी नहीं होते थे। कॉलेज में जाकर के जब कविता पढ़ने लगे तो कविता अपने आप आती गई। जब मैगजीन के लिए कविता मांगी जाती थी तो मना नहीं होता था, क्योंकि कविता तो 2 मिनट भी नहीं लगते थे कि बन जाती थी। इसलिए उस शौक की पहचान कॉलेज में जाकर ही हुई। अपने बचपन के बारे में थोड़ा बताएंगे? बहुत कटुता की बातें करनी अच्छी तो नहीं होती, लेकिन ये बात किए बिना इस मंच से तो रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि आज से 50 साल पीछे अगर मैं झांकती हूँ तो विकलांग लोगों के लिए तो माहौल कोई खास था ही नहीं, या कहना ये चाहिए कि विकलांग वास्तव में विकलांग ही थे। जहाँ न पढ़ने के लिए किताब है, न पढ़ाने के लिए टीचर है। अगर किताब लिख भी ली ब्रेल में तो 10 लड़कियाँ हैं और 1 किताब है। एक टीचर है जो सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा देती है। आपकी कहानियों की जो किताब है उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने कहानियों की किताब जो लिखी वो सोद्देश्य लिखी है। मेरे सामने एक उद्देश्य था कि समाज विकलांग लोगों को स्वीकार करे, तो एक पॉजिटिव अप्रोच को लेकर के मैंने किसी कहानी में पेरेंट्स को मैसेज दिया, किसी कहानी में विवाह के लिए संदेश दिया, किसी कहानी में दूसरा विवाह न करे पिता और अपने बच्चे विकलांग बच्चे को पाल ले ताकि वो पिता हो जाए और वो उसके कंधों पर सवार हो जाए। यानी हर तरह से मैंने हर विषय उठाया है और प्रेरणा के लिए ही ये किताब लिखी है। ये किताब है मैं गवाह हूँ,
ये पिछले साल ही छप करके आई है, क्योंकि मैं गवाह हूँ शीर्षक भी मैंने जानबूझकर ही लिखा था, क्योंकि जब मैं इतना कुछ कर सकती हूँ तो सभी अपनी अपनी गवाही दे सकते हैं। आप कॉलेज में एक लेक्चरर हैं, आप टीचिंग करती हैं, तो ये टीचिंग प्रोफेशन में आप किस प्रकार से आए और इसके बारे में थोड़ा शेयर कीजिए। क्योंकि उस समय नेत्रहीन लोग या तो दस्तकार होते थे या गाते थे, मुझे ना दस्तकारी आई ना गाना, तो मेरे मन में एक विरोध था कि ये दोनों काम मैंने नहीं करने। तो उस समय टीचिंग को छोड़ करके और कोई प्रोफेशन नहीं सूझता था, क्योंकि आज की तरह कंप्यूटर नहीं थे, आज की तरह से मल्टीनेशनल कंपनीज नहीं थी कि मैं कोई और शौक पालती। तो इसलिए मुझे पढ़ाने का ही शौक था। और बचपन में भी जब मैं क्लास मॉनिटर थी तो मुझसे कह दिया जाता था बैठ जाओ, ये कॉलेज नहीं है जो लेक्चर दे रहे हो। जब मैं स्कूल में पढ़ाती थी तब भी कहा था बैठ के पढ़ा ले, तू कोई लेक्चरर है जो खड़ी हुई है। तो उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। ये लेक्चरर पद या सीनियर रीडर अब मैं हो गई हूँ, उसमें आजकल के लोगों की तरह से मुझे आसानी से नहीं मिला। मैंने पहले स्कूल टीचिंग की, जो ऑनररी तौर पर 8 साल मैंने पढ़ाया, 125 रुपये मुझे तनख्वाह मिलती थी। लेकिन मुझे ये लगता था कि कोई बात नहीं, कभी तो वो दिन आएगा। मैं सहज सहज चलती थी, यानी मुझे ये नहीं लगता था कि मैं अपने लिए चिल्लाऊं या अपने लिए कुछ करूं। तो पढ़ते पढ़ाते आज मैं इस मुकाम पर पहुंच गई हूँ। चलिए प्रेम सिंह जी, एक गाने का वक्त हो गया है, तो गाना सुनते हैं। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आहा मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो, आहा मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। तो आप हिंदी पढ़ाते हैं कॉलेज में, हम जानना चाहेंगे कि आप कुछ मॉडर्न एडेप्टिव टेक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं? एक्चुअली उतनी ज़रूरत नहीं है मुझे कि मैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाऊं। तो मैं ब्रेलर पे किताब पहले छुट्टियों में लिख लेती हूं जब कोर्स बदलता है, और फिर अपनी किताब से ही पढ़ाती हूं और बाकायदा बहुत स्पीड से अपना काम करती हूं। और मैं ये भी नहीं करती कि एक कोर्स की किताबें लिख ली चलो उसी को पढ़ाए जाऊं। मैं अपने आप ही कह देती हूँ कि मेरा पेपर चेंज कर दो, यानी मुझे उसको लिखने और तैयार करने में कोई इतराज़ नहीं होता है कि मुझे मुश्किल होगी या क्या होगा। आपने ज़िंदगी में काफ़ी कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, इसमें आपके फैमिली यानी कि परिवार का क्या सहयोग रहा है? ये एक अच्छी बात है कि उस ज़माने में जबकि इतने अच्छे पेरेंट्स का होना शायद संभव नहीं था, लेकिन मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे मिले। मैं दूसरी दृष्टिहीन कन्या हूँ, हम दोनों जन्म से ही ब्लाइंड हैं। तो मेरा तो जन्म एक तरह से करेला उस पर नीम चढ़ा के रूप में हुआ था, लेकिन मेरी दादी ने मेरी माँ को कभी रोने नहीं दिया। उसने ईश्वर की चुनौती माना, और पेरेंट्स के मन में शुरू से ही ये था कि अगर बच्चियां हैं तो हम इन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे। तो प्रेम जी, चलते चलते आज के ज़माने के नौजवानों से आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि जितने साधन अब उपलब्ध हैं उनसे फ़ायदा उठा लेना चाहिए। आनंदपूर्ण जीवन बिताएं समाज के साथ मिल करके। अगर विवाह करना है तो साइटेड व्यक्ति को ढूंढिए, काम करना है अपने आप करिए, जो भी कुछ उपलब्ध हो वो समाज के साथ मिल करके प्राप्त करिए, और समाज को भी देने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक हाथ से लिया जाता है तो दोनों हाथों से देने की कोशिश होनी चाहिए। आंख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.eyeway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां।
अच्छा अरशद, जरा जल्दी से चूहे की कुछ खूबियां बताओ। चूहे की खूबी? हाँ। हाँ, चूहा हाथी की तरह होता है। अच्छा, सही है। बड़े कंफ्यूज हैं ये। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आपको पता ही है कि चूहा यानी कि माउस कितनी तेजी से इधर उधर जाता है। उत्तरी। हाँ, लेकिन जनाब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर का। माउस पॉइंटर भी तेजी से चलता है और उतनी ही तेजी से चलता है। और अगर आपकी आई साइट बहुत कमजोर है और आप तेजी से चलने वाले छोटे माउस पॉइंटर को ट्रैक नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप कुछ चीजें कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसे में आप बड़े और रंगीन माउस पॉइंटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो इंटरनेट पर आसानी से मिल जाते हैं। दूसरा, आप माउस पॉइंटर की मूविंग स्पीड को भी कम कर सकते हैं। और तीसरा, आप धूमकेतु की तरह माउस पॉइंटर को एक बड़ा सा पूंछ लगा सकते हैं। और ये सब आपको कंट्रोल पैनल में माउस प्रॉपर्टीज में जाकर करना होगा। भाई, अब और भी कुछ चीजें हैं जो मैं तो नहीं, पर हमारी आई वे हेल्प डेस्क आपको जरूर बता सकती है। दोस्तों, आज हम जिस हस्ती की बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसे युवा बालक हैं जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि आप दृष्टिहीन होते हुए भी देख सकते हैं। हैरान मत होइए, हम बात कर रहे हैं अमेरिका के बेंजामिन अंडरवुड की, जिन्होंने अपने अंदर एक ऐसी अद्भुत क्षमता को जन्म दिया है जिसकी मदद से वो अपनी जीभ से आवाज निकालकर अपने सामने रखी चीजों का पता लगा लेते हैं। जी हाँ, इस अद्भुत लड़के की जीवनी पर रोशनी डालने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हरीश भिमानी। बेंजामिन अंडरवुड अद्भुत क्षमता वाला एक ऐसा दृष्टिहीन युवक जो बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता है कि मैं दृष्टिहीन नहीं हूं, बस देख नहीं सकता। 1992 में जन्मे बेंजामिन जब 3 साल के थे तभी रेटिना के कैंसर से उनकी आंखों की रोशनी छिन गई थी। पर इसके बावजूद उनकी मां ने कभी भी उन्हें दृष्टिहीनता के कारण रियायत नहीं दी और उन्हें सामान्यतया बड़ा होने दिया। इसी का नतीजा है कि बेंजामिन शुरू से ही आत्मनिर्भर रहे हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी अद्भुत क्षमता को जन्म दिया जिसकी सहायता से वो आवाज की गूंज की मदद से देखने लगे। वो अपनी जीभ से आवाज निकालकर उसकी गूंज से ये जान लेते हैं कि उनके सामने क्या चीज है और कितनी दूर है। इस क्षमता के बल पर बेंजामिन स्केटिंग करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, हॉर्स राइडिंग करते हैं और हर वो चीज करते हैं जो उनकी उम्र के लड़के किया या खेला करते हैं। बेंजामिन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली इस तकनीक को इकोलोकेशन कहा जाता है, जो कि प्रायः चूहे और डॉल्फिन मछलियां इस्तेमाल करती हैं और जिसमें उन्होंने भी अब महारत हासिल कर ली है। 16 साल की उम्र में आज बेंजामिन के लिए नई चुनौतियों का सामना करना और अपने आसपास के माहौल में आसानी से घुल मिल जाना बेहद आसान बना दिया है। मैंने जिसको चाहा मिल गया, चैन जब से आया दिल गया, देख के तुम्हारी ये अदा, जाने मन हुआ मैं तो फिदा। मुझे कर दी पागल ये आंखों का काजल, दीवाना करे ये हंसी, तेरी उठती झुकती ये कातिल निगाहें सिखाने लगी आशिकी। मुझे झूमने दे, तुझे चूमने दे, है मौका बड़ा दिलनशी। Any action mentioned in this advertisement should not be imitated by anyone, especially by children. भाई साहब, ये आपको थम्स अप कहाँ से मिली? वो दुकानदारों ने तो कहा कि आखिरी थम्स अप खत्म हो चुकी है। थम्स अप चाहिए? जी। काफी सिंपल है। कैसे? उस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पे पहुंच जाओ, वहाँ? फिर वहाँ से सामने वाली बिल्डिंग की छत पे छलांग लगाओ। हैं? उस छत से नीचे देखोगे तो थम्स अप का एक ट्रक जाता दिखेगा। हाँ। बस तार पकड़ के पहुंच जाओ और उसी पर से उठा लो। लेकिन मैं भी वहीं से लाया हूँ। मैं तो समझ गए?
और सुनो जी। आखिरी थम्स अप जैसा कुछ नहीं होता। Thumbs Up is a registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. दोस्तों, आपको शायद याद होगा कि हमने एपिसोड 28 और 29 में रेटिना यानी कि आंखों के पर्दे के 3 प्रॉब्लम्स के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। आज के अपने इस शो में हम आपको कुछ ऐसी ही रेटिना प्रॉब्लम्स के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, इन रेटिना प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी देने और इनके संभव इलाज के बारे में बताने के लिए आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अजय अरोड़ा, जो दिल्ली के एक बेहद अनुभवी रेटिना विट्रियल सर्जन हैं, और इनसे बातचीत करेंगे हमारे साथी गुनीत सेठी। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि अक्सर लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनके आंखों के सामने काले धब्बे से दिखाई देते हैं। ये क्या है और इसका कारण क्या है? ये क्वेश्चन आपका बहुत इम्पोर्टेंट है कि आँख के आगे काले धब्बे जो आ जाते हैं। इससे पहले कि मैं इनके बारे में बताऊं, मैं ये बताना चाहूँगा कि एक आँख जो हमारी है एक फोटोग्राफिक कैमरे की तरह है। इसी तरह जो आँख का पर्दा है वो एक रील के समान है, जो कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो दुनिया की इमेज पर्दे पे पड़ती है, पर्दा उसको नेगेटिव बनाता है, और पर्दा एक नर्व से कनेक्टेड होता है जो ब्रेन में जाती है, और ब्रेन में उसका पॉजिटिव बनता है। इसी तरह पर्दे के आगे नॉर्मली एक जेली होती है जो कि नॉर्मली साफ होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। अगर इस जेली के अंदर कुछ भी रुकावट आ जाए जो कि आँख के अंदर जाती हुई रोशनी को रुकावट पहुंचाएगी, तो उस रुकावट की जो इमेज है, जो परछाई है, हमारे पर्दे पे पड़ेगी और हम उसको एक काले धब्बे या ब्लैक स्पॉट्स की तरह देखते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि हमें छोटे छोटे काले धब्बे दिखते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं हमें मकड़ी का जाला दिखता है। तो अक्सर इन लोग बोलते हैं कि हमारी आँख के आगे फ्लोटर्स आ गए हैं जो कि फ्लोट कर रहे हैं। अभी फ्लोटर्स कई वजह से हो सकते हैं। कई बार आँख में खून आ जाता है तो फ्लोटर्स आ जाते हैं। अगर आँख की जेली में अपने आप ही कुछ बदलाव आ जाए, या फिर आँख में के पर्दे में छेद बन जाते हैं, तो कुछ सेल्स यानी कोशिकाएं इन छेदों से निकलकर इस जेली में जमा हो जाती हैं। जब ये जमा हो जाती हैं तो ये मकड़ी की जाली की तरह पर्दे पे एक परछाई सी बनाती हैं, तो इसको हम ब्लैक स्पॉट्स या फ्लोटर्स कहते हैं। डॉक्टर साहब, तो ये रेटिनल होल्स यानी पर्दे में सुराग की क्या वजह है और क्या इसका इलाज संभव है? जो पर्दा होता है, ये अगर हमारी आँख की लंबाई बढ़ जाए तो पर्दे पे खिंचाव पड़ता है। जैसे कि जिन लोगों का माइनस नंबर होता है, मायोपिया होता है, उनकी आँख लंबी हो जाती है। उनकी आँख जब लंबी हो जाती है तो पर्दे पे खिंचाव पड़ता है और उसमें छेद बन जाते हैं। कुछ लोगों में जेनेटिकली, कुछ फैमिलीज में ये होता है कि उनकी आँख में छेद बनने की टेंडेंसी होती है। कई बार आँख पे चोट लगने की वजह से आँख में छेद बन जाते हैं। पर्दे के आगे जो जेली होती है, जब इसमें खून आ जाता है, ये आपने देखा है कहीं पर भी शरीर में कोई कट लगता है, खून निकलता है और पपड़ी बन जाती है। अगर आँख में खून निकले तो आँख में भी एक किस्म की पपड़ी सी बन जाती है और ये एक रस्सी में कन्वर्ट हो जाती है जो कि पर्दे पे खिंचाव डालती है। जब ये पर्दे पे खिंचाव डलता है तो उससे भी पर्दे में छेद पैदा हो सकते हैं। अब ये छेद क्यों इम्पोर्टेंट है? नॉर्मली क्या है कि आँख के आगे जो पानी है ये पर्दे के पीछे नहीं जा सकता है। पर्दा अपनी जगह पे चिपका होता है नीचे के लेयर्स के साथ में। अगर कोई पर्दे में छेद बन जाए तो ये आँख का पानी इन छेदों से पर्दे के पीछे चला जाता है। जब ये आँख का पानी पीछे चला जाता है तो पर्दे को उठा देता है, जिसको हम रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं। डॉक्टर अरोड़ा, आपने बताया कि फ्लोटर्स दिखाई देने की एक वजह आँख के पर्दे में से खून निकलने से होती है, तो इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका इलाज कैसे किया जाता है? ये खून जाहिर है कि हमारी आँख की नसों से निकलेगा। आँख के अंदर जो नसें होती हैं वो कुछ कंडीशंस में उनमें से लीकेज शुरू हो जाती है। कुछ कंडीशंस में ये नस फट भी सकती है। अगर ये अचानक हो जाता है और बहुत ज़्यादा खून आ जाता है तो रोशनी गिर भी सकती है। ये कंडीशंस हैं जैसे कि डायबिटीज सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। आँख की टीबी होती है जिसको हम ईल्स डिजीज बोलते हैं। एक कंडीशन रेटिनोपैथी और प्री मैच्योरिटी जो कि बच्चों में होती है। सो इन सभी कंडीशंस में एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आँख की जो नसें हैं वो फट सकती हैं, लीकेज हो सकती है। डॉक्टर साहब, इस जरूरी जानकारी को एक सुरीला सा ब्रेक देते हुए हम आपकी पसंद का एक
गीत सुनना चाहेंगे? मुझे अक्सर पुराने गाने अच्छे लगते हैं, तो एक गाना जो बहुत अच्छा है वो है कहीं दूर जब दिन ढल जाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए। जानकारी आगे बढ़ाते हुए हमको ये बताएं कि आंखों के पर्दे में ये जो ब्लीडिंग होती है, इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है? हम ऐसी सिचुएशन में ना पहुंचे कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो, जैसे डायबिटीज़ है या आँख की टीबी है। ये जो कंडीशंस पूरी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, इनका टाइम पे इलाज किया जाए। डायबिटीज़ आँख को भी अफेक्ट करती है, तो अक्सर इसका शुरुआत की कंडीशंस में लेज़र से जहाँ जहाँ लीकेज हो रही है उसको बंद कर दिया जाता है। बाकी कंडीशंस हैं जो कि जैसे आँख की टीबी है, उसमें कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, टीबी की बीमारी का इलाज किया जाता है, और जहाँ जहाँ लीकेज है उनको लेज़र से बंद कर दिया जाता है। जब ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है और आँख की जली जो नॉर्मली ट्रांसपेरेंट होती है उसमें सारे में ब्लड भर जाता है, तो इस ब्लड को हमें निकालना पड़ता है, जिसको विट्रियस सर्जरी बोलते हैं। और ये इलाज आजकल काफ़ी अच्छी तरीके से पॉसिबल है और हम रूटीन तरीके से इसका ऑपरेशन रोजाना करते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे सुनने वालों को रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में बताएं। रेटिनल डिटैचमेंट का मैंने पहले बताया कि आंख के आगे जो काले धब्बे दिखाई देते हैं वो सबसे अर्ली इंडिकेशंस है कि पर्दे में छेद बन रहे हैं, क्योंकि रेटिनल डिटैचमेंट का मेन कॉज है पर्दे में छेद बनना। उसके अलावा और भी कॉजेज हैं, पर्दे के पीछे पानी जमा हो जाना या पर्दे पे खिंचाव आना। तो अगर किसी को काले धब्बे दिखने शुरू हों तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि कहीं कुछ रेटिनल होल नहीं बन गया है। आजकल हम ऑलमोस्ट 100% केसेस में पर्दे को अपनी जगह पे बिठा सकते हैं। एक बार पर्दा अपनी जगह पे बैठ जाता है तो अब वो जाहिर है कि कुछ समय पश्चात धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है। दोस्तों, रेटिनल प्रॉब्लम्स यानी आंख के पर्दे की कुछ और समस्याओं के बारे में डॉक्टर अजय अरोरा हमारे अगले एपिसोड में भी जानकारी देंगे, इसलिए हमेशा की तरह हमारा अगला एपिसोड सुनिएगा जरूर। अधिक जानकारी के लिए हमारे आईवे हेल्प डेस्क 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हमें कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.eyeway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। लीजिए साहब, अब बारी आ गई है एपिसोड 27 में आपसे पूछे गए सवाल का जवाब बताने की। और शायद आपको याद होगा कि हमने आपसे पूछा था, कई विकसित देशों में कई दृष्टिहीन लोग आत्मनिर्भर रूप से बाहर जाने के लिए सफेद छड़ी के अलावा दूसरी कौन सी चीज का इस्तेमाल करते हैं। और आपके ऑप्शन थे, ए वो घोड़े पर बैठकर बाहर जाते हैं, बी वो रोबोट के साथ बाहर जाते हैं, या सी वो ऐसे एक कुत्ते के साथ बाहर जाते हैं जिससे बाहर घूमने में दृष्टिहीन लोगों को सहायता करने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, वो ऐसे कुत्ते के साथ बाहर जाते हैं जिससे बाहर घूमने में दृष्टिहीन लोगों की सहायता करने का प्रशिक्षण प्राप्त होता है। विजेता का नाम बताने के लिए हमारे बीच फिर से मौजूद हैं वही प्रणय गड़ोदिया। तो दोस्तों, एपिसोड 27 के विनर हैं नागपुर इतवारिया से अर्जुन राउका जी, बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों, इन प्रशिक्षित कुत्तों को गाइड डॉग्स कहा जाता है और ये इस तरह के निर्देश भी समझते हैं कि जैसे राइट चलो, लेफ्ट चलो, सीढ़ियां ढूंढो,
दरवाज़ा ढूंढो, और इस तरह से ये बहुत ही अच्छी तरीके से दृष्टिहीन व्यक्ति को आने जाने के लिए मदद करते हैं। और ज़्यादातर ये कुत्ते एल्सेशियन या लैब्राडोर नस्ल के होते हैं। आप सोचते होंगे कि अरशद हमेशा प्रणय गडोदिया को अलग अलग तरीकों से आवाज क्यों देते हैं। ये न सोचिएगा कि इनमें कोई और भाव हैं, यानी दुख या ईर्ष्या के। असल में प्रणय हमारे बड़े अच्छे बहुत प्यारे दोस्त हैं और हमें बड़ा मजा आता है उन्हें तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार से आवाज देने में। ठीक है ना अरशद? अच्छा, तो आज के यानी एपिसोड 33 के हमारे सवाल का ताल्लुक कमजोर नजर के साथ कंप्यूटर्स के इस्तेमाल से है। एपिसोड 33 का यानी एपिसोड 33 का हमारा सवाल कुछ इस तरह से है। विंडोज आधारित ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स और वेबसाइट्स का बैकग्राउंड कलर सफेद या हल्के रंग का होता है, पर जिन लोगों की आईसाइट रोशनी के प्रति संवेदनशील होती है उन्हें कंप्यूटर पर देर तक काम करना काफी मुश्किल लगता है। तो जरा बताइए कि इस समस्या का हल इन 3 ऑप्शंस में से क्या है। ऑप्शन ए, हाई कॉन्ट्रास्ट डिस्प्ले के इनबिल्ट फीचर का इस्तेमाल करना जो काले बैकग्राउंड पर सफेद टेक्स्ट दिखाता है। बी, कंप्यूटर के इस्तेमाल को बंद करना। और सी, किसी और से कंप्यूटर स्क्रीन को पढ़ने के लिए कहना। In Windows-based computers, mostly the softwares and the websites has got a white or some light-colored background. But those people whose eyes are more sensitive to light find it difficult to work or work for long on a computer. So what is the solution to this problem? Option A, use the inbuilt feature of high contrast display that shows white text on black background. Option B, stop using computers. And option C, ask somebody else to read the computer screen. और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे ये है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें, radio@iway.org पर लिखें। अच्छा, तो दोस्तों अब वक्त आ गया है कि हम आपसे फिर वही चीज मांगे जिसे हमें मांगना नहीं चाहते लेकिन मांगना पड़ती है, और इस वादे के साथ कि अगले हफ्ते हम लोग फिर इसी महफिल में मुलाकात करेंगे। खुदा हाफिज। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन।